ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें लग रहा था ना कि कंज्यूमर राजा नहीं है। तो आगे का पाथ क्या देख रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जिस मोटिव से इसको स्टार्ट किया था उतना एक्सपेंड कर चुके हैं? जो आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले लोग हैं वो अभी बीमार नहीं हुए। अगर वो बीमार हो गए तो आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनते, रोड पे आ जाओगे, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और ये है युवा देश, इनके सपने हैं। यहाँ सपने बिकते हैं, यहाँ आप डर बेच रहे हो, डर नहीं बिकता। कि आजकल हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स ना फंडिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जितने भी आज आप बिजनेस को विद एस्पिरेशन देखते हैं, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो फंडिंग पे नहीं बने थे, बिल्कुल, वो कोर फंडामेंटल पे बने थे। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो ये कैसे ड्राइव करी, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किस्से कामयाबी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता, और इस सीरीज में हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ आपको प्रेरणा देती हैं बल्कि एक्शन लेने के लिए मजबूर भी करती हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने फिटनेस को सिर्फ एक बॉडी की जरूरत नहीं बल्कि एक डिजिटल मिशन बना दिया। मिलिए अक्षय वर्मा जी से, जो फिट पास के को फाउंडर हैं। एक ऐसा सुपर मेंबरशिप प्लान जिसने भारत की फिटनेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग को अपना मंत्र मानने वाले अक्षय जी ने अपने विजन और मिशन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को शामिल कर लिया है। सेंट स्टीफन कॉलेज से मैथ्स में ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड से फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के बाद अक्षय जी ने लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया, लेकिन भारत लौटकर उन्होंने शुरू किया फिट पास, एक ऐसा सुपर मेंबरशिप प्लान जो आज 75 से ज्यादा शहरों में 8100 से ज्यादा जिम्स और फिटनेस सेंटर्स को जोड़ता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बना भारत का फिटनेस टेक लीडर, कैसे फिट पास बना रहा है लाखों युवाओं के फिट रहने का स्मार्ट तरीका, कैसे एआई, न्यूट्रिशन और वेलनेस को एक ही ऐप में जोड़ा गया, और कैसे एक आइडिया सामाजिक आदतों को बदल सकता है। और हां, इस पॉडकास्ट को मेरे साथ को होस्ट कर रहे हैं मुकेश सिंगला जी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने सैकड़ों स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए तैयार किया है। तो चलिए सुनते हैं लंदन से लेकर दिल्ली तक, बैंकिंग से लेकर बॉडी एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन तक और एक इंस्पायरिंग फिटनेस एंटरप्रेन्योर बनने तक की ये दमदार कहानी, सिर्फ और सिर्फ किस्से कामयाबी के इस पावरफुल एपिसोड में। अक्षय जी, सबसे पहले तो आपका मैं वेलकम करता हूं हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका धन्यवाद। आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपका एकेडमिक्स कैसा रहा? मेरे फैमिली में सब लोग सरकारी नौकरी में ही रहे। दोनों भाई बहन को एक ही चीज़ हमेशा समझाई जाती थी कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई में अच्छा करना ज़रूरी है, अपनी आइडेंटिटी बनाना ज़रूरी है समाज में। वो करो जो उसमें मन लग रहा है और वो करो जिसमें मज़ा आ रहा है। तो अर्ली एकेडमिक लाइफ मेरी बिहार में थी। ओके। फिर मैं दिल्ली आ गया। तो फिर स्कूल के बाद कैसे कॉलेज लाइफ रही? स्कूल के बाद मैं गया सेंट स्टीफन्स कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, काफ़ी जाना माना कॉलेज है। तो उसमें मैंने मैथ पढ़ा, बीए किया, बीए ऑनर्स इन मैथ्स। ओके। और उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड चला गया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एडमिशन मिल गया। तो उसके बाद आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहा? यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, जो एक काफ़ी लार्ज बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक है, दुनिया भर में है, उसके लेवरेज फाइनेंस एंड प्राइवेट इक्विटी टीम में मेरी नौकरी लगी एज एन एनालिस्ट एट द एज ऑफ 22। ओके। तो फिर मैंने लंदन में बहुत साल नौकरी की। तो आपकी जॉब का क्या एक्सपीरियंस रहा? जॉब का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बहुत सीखने को मिला, क्योंकि जब फाइनेंशियल मेल्टडाउन शुरू हो गया था तो आपके पास टीम बहुत छोटी हो गई थी। जुलाई 2008 में जो टीम मैंने ज्वाइन की थी वो थी 28 लोगों की, बट दिसंबर 2008 आते आते 7 ही लोग बचे थे। डाउन टाइम में जब आप सीखते हैं तो आप एक तो आपका डिलिजेंस लेवल बढ़ जाता है बिफोर इन्वेस्टमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच बिजनेस बढ़ जाता है, भेड़ चाल वाले इन्वेस्टमेंट बंद हो जाते हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो आपको सीखने को बहुत मिला। एंड आप केवल फाइनेंशियल साइड से नहीं, आप मैनेजमेंट टीम्स का ज़्यादा वक्त बिताते हैं, आप बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आप रेगुलेशन। तो हम लोग लंदन में बैठे थे बट हमारे इन्वेस्टमेंट्स ईमिया में होते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया विद गुड बिजनेसेस जो रिसेशन प्रूफ थे। तो उनकी मैनेजमेंट टीम की सोच, उनके टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजीज़, प्लस आप अपना कैपिटल डिप्लॉय करते थे तो उसका अकाउंटेबिलिटी, हम बैलेंस शीट का रिस्क लेते थे।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक आज भी कोई मुझे बोले कि उसको बदल दो तो आई थिंक मैं दोबारा वहीं से शुरू करना चाहूँगा। कितने साल आपने जॉब की वहाँ पे? वहाँ पे की मैंने लगभग 4 साल। उसके Okay. बाद मैं उनके एक्सेलरेटेड प्रोग्राम पे था वीपी बनने के लिए। ओके। बट तब मुझे लगा कि पॉलिसी भी जानना चाहिए क्योंकि पॉलिसी के आपके हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है। तो फिर मेरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, एक आईवी लीग कॉलेज न्यूयॉर्क में, उसमें मेरा एडमिशन हो गया मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए। कितने साल का कोर्स था वो? तो ये 2 साल का प्रोग्राम था। उसके बाद मुझे वापस यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन करना था। ओके। लेकिन मुझे एक मौका मिला कि मैं एक सबैटिकल लेके वापस घर आ सकता हूँ कुछ समय बिताने। तो मैं सबैटिकल लेके घर आ गया वापस। मैं अपने गांव चला गया दरभंगा में। तो वहाँ रहा, फिर वहाँ कुछ सीखा, काम किया और उसमें ऐसे ऐसे तजुर्बे हो गए, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें हो गई कि मुझे लगा कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है और इंडिया में बनाना चाहिए। बट फिर मुझे लगभग 1.5 साल लग गया एक प्रॉब्लम ऐसी पाने में जो इतनी बड़ी लगे मुझे कि सब कुछ छोड़ के सॉल्व करना है। तब उसके बाद फिटपास शुरू हुआ सितंबर 2015 में। तो लगभग 2 साल के बाद हमने फिटपास लॉन्च किया। नहीं तो ऐसी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करी कि जो उसका आइडिया आया? जब मैं वापस आया तो जब मैं जाता था जिम या कुछ भी तो मुझे लोग बोल देते थे ना कि साल के पैसे दे दो। ओके। और मुझे लगता था कि यार आप मुझे सीधा बोल देते हो 30,000 रुपये दे दो 1 साल के। मेरे पूरे कंजम्पशन बास्केट में कोई नहीं बोलता साल के पैसे दे दो। और जिम एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई थी जो बोलती थी कि पहले पैसे दो और फिर उम्मीद करती थी कि आप मत आओ। तो ये तो मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें लग रहा था ना कि कंज्यूमर राजा नहीं है, जबकि बाकी हर इंडस्ट्री में कंज्यूमर राजा होता है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री दिख रही थी जो ना एकदम रेडी फॉर डिसरप्शन थी। बोल रही थी कि मैं सप्लायर हूँ, मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा जब तक आप 30,000 नहीं दोगे, और फिर मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि आप मत आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं आपको रोज़ बुलाऊँ। तो मैं चाहता हूँ 1 टाइम कस्टमर बनाना। तो इसमें कस्टमर हमने जब सर्वे किया था 97% कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड थे और रिन्यू नहीं करते थे। तो ये देख देख के हमें लग रहा था कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा मेरी बहन है आरुषि, उसको भी कुछ नीड थी। तो हमें रिसर्च सबने समझाया था कि जब आप एक ही वर्कआउट करते हैं ना 90 दिन तो उसके बाद आपकी बॉडी न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश कर देती है। तो आपको मिक्स करना होता है, कभी योगा कभी डांस। तो इसका मतलब आरुषि को 2-3 मेंबरशिप लेनी पड़ती, योगा स्टूडियो का अलग, डांस स्टूडियो का अलग। बिल्कुल। तो 30,000 रुपये 60,000 रुपये साल के कौन देगा? तो मेरा जब आप कंजम्पशन वॉलिटी आप आउट प्राइस कर रहे हैं इंडस्ट्री, तो कभी मेल ही नहीं होगा, डिमांड सप्लाई तो 2 पैरेलल कर्व चल रहे हैं, उसको इंटरसेक्ट कैसे होगा? तो ये हमें लगा कि पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, एक बड़ी प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन भी थी, और एक चैलेंज ऐसा लग रहा था कि कोई ये सॉल्व नहीं करना चाहता था। तो वही मैं फिर से आई थिंक रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरा हमेशा था कि दैट विल टू एक्सेल एंड दैट विल टू चैलेंज, तो वो था। तो मुझे लगा था ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमें नीड भी है खुद, हमें खुद ये चाहिए, हम प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन समझ रहे हैं और हमारे पास स्किल है, ऐसा हमारा विश्वास था। तो उस पर फिर आरुषि ने भी अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने भी तय किया कि मैं वापस विदेश नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ को बिलीव करना और उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना मतलब एक बिगेस्ट चैलेंज है। आपने बिलीव कर लिया, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा आपने? सोल्यूशन हमने नहीं ढूंढा, सोल्यूशन कस्टमर्स ने ही दिखाया। कैसे? हमारा ये बिलीव था कि जिम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कस्टमर राजा नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा नॉर्थ स्टार बन गया कि कस्टमर को राजा बनाना है, कस्टमर की चॉइस होनी चाहिए। फिर हमने इंडस्ट्री में थोड़ा इधर उधर देखना शुरू किया, तो हमें समझ आने लगा कि लोगों को पसंद है चॉइस एंड ऑप्शन एंड वैरायटी। हमने बोला कि अगर हर चीज़ में चॉइस है तो फिटनेस में क्यों नहीं चॉइस है? तो क्या क्या बंदिशें हो रही थी फिटनेस में, जिम में क्या बंदिश थी? एक बार में 30,000 रुपये दो, पूरे साल इसी जगह जाओ। नॉर्मल आदमी 6 दिन काम करते हैं हफ्ते में, तो वो कहाँ का जिम मेंबरशिप ले, ये एक बड़ा डिसीजन है, घर के पास का कि ऑफिस के पास का। तो इतने सारी जो फ्रिक्शन थी, हमने बोला इनको हम हटा देते हैं, हम एक बूफे बना देते हैं, एक मेंबरशिप, कहीं भी जाइए कभी भी जाइए। तो ये हमारी लर्निंग कस्टमर से ही आई। बिल्कुल। हमने ये लॉन्च किया सितंबर 2015 में साउथ दिल्ली में 70 जिम्स के साथ। और तो जिम के साथ बात कैसे करी? क्योंकि तो उनको कन्विंस करना भी तो एक अपने आप में चैलेंज था ना। जब हम जिम जाते थे तो पहले ना जिम में आपको बाउंसर मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप मेंबर नहीं हो तो बाउंसर ही आपको नहीं घुसने देते। तो पहले हमको बाउंसर को समझाना पड़ता था
कि हमारा प्रोपोजिशन क्या है और वो आपके ओनर को पसंद आएगा। बाउंसर कन्विंस होते थे तब हम अंदर जाते थे, फिर वहाँ हमें मैनेजर मिलते थे, जब मैनेजर कन्विंस होते तब बाबूजी मिलते थे जिनका जिम है। तो पहले तो उनको पहुँचने में वक्त लगता था, लेकिन 70 जिम हमें करने में काफ़ी वक्त लगा, 5-6 महीने लग गए थे हमें पहले 70 लाने में। ये सितंबर 2015, लेकिन 1 जनवरी 2016 को हमारे पास 1000 थे। केवल ये बोलना कि आप हमारे साथ काम करेंगे और आप इतना मुनाफा करेंगे इज़ नॉट सफिशेंट। बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए कि अक्षय आरुषि 2 ऐसे फाउंडर हैं, जब हमारे पास तकलीफ होगी तो हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमारी बात समझ रहे हैं, केवल बोल तो रहे हैं कस्टमर को राजा बनाना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अस, अलॉन्ग साइड अस। कस्टमर बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। आज मेरा 1 सेंटर है, कल 7 होंगे या कल 15 होंगे। तो ये बात हम समझ रहे हैं, उनको भी जानना है, और भरोसा समय से आता है। अगर आप बहुत सारी फंडिंग भी रेस कर लेते और आप जाते और बोलते कि मैं आपको फिट पास आपको 200 रुपये देता है, हम आपको 600 रुपये देंगे, तो सामने वाला भी बिजनेसमैन है, तो वो फिर आपको जितना आप डेस्परेट सीम करेंगे उतना वो आपसे प्राइस चार्ज कर लेंगे और आपके यूनिट इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो जाएंगे, तो फिर आप एज ए बिजनेस फेल हो जाएंगे। तो हमें ये भी पता था ये बात, तो हम लोगों ने काफ़ी पेशेंस के साथ समझा के सारे नीड्स को एड्रेस करके, तब वो इसलिए 70 को लाने में वक्त लगा। एंड हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स डे 1 से पॉजिटिव है, आज भी हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंटिन्यूड। तो ये चीज़ों में वक्त लगा 70 के साथ। अगले 1000 लाने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि इंडस्ट्री भी आपस में बात करती है। बेसिक क्रक्स ये था कि जिम ओनर को हमें ये समझाना था कि जब आप 20,000 30,000 बोलते हैं मेंबरशिप फीस, तो वो आपका रेवेन्यू है। फिटपास जो आपको कस्टमर लाके देता है वो सीधा प्रॉफिट लाइन पे आता है। आप उसको रेवेन्यू से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको लीड लाना है, लीड को कन्वर्ट करना है, उसका रिन्यूएबिलिटी देखना है, और तब आपका एक ट्रू कैक आता है। तो ये कैक का एजुकेशन हमें करना पड़ा इस इंडस्ट्री के लिए कि कैक क्या होता है, एंड कैक को फिर आपको रिन्यूअल परसेंटेज से डिवाइड करना है ताकि आपका ट्रू कैक निकले। क्योंकि एक ही बार मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमाते हैं और आप उसको लाने में लग गए 15,000, तो 5,000 रुपये कमाए ना, 5,000 रुपये कमाने थे 20,000 रुपये पे, तो आप बैंक में ही रख देते। तो पैसा घुमाने का काम थोड़ी है, आपको तो कस्टमर हमेशा होना चाहिए, ताकि यही कस्टमर से आप 3 साल का प्रॉफिट कमाओ ना। यहाँ तो आपका कैश मैनेज हो रहा है, बट प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो जब वो ये समझने लगे तब उनको समझ आया कि जो फिटपास ला के देता है कस्टमर को तो ज़ीरो कॉस्ट है, क्योंकि फिटपास जाके डिमांड एग्रीगेट कर रहा है। अब वो नए बंदों को उतार रहा है मार्केट में जो अभी किसी भी जिम के मेंबर थे ही नहीं। कुछ हो सकते हैं मेरे जो चले जाए इधर, बट जो मुझसे ऑलरेडी छूट रहा था कम से कम वापस तो आ गया। छूट जाता तो मैं ज़ीरो था। तो आती हुई लक्ष्मी कोई नहीं रोकता। ये सब बातें उनको थोड़ा समझने में वक्त लगा। आज हम 8,100 जिम है 130 शहर में। आज हमें नहीं बताना पड़ता है, लोग हमारा मॉडल खुद समझते हैं। आपका सेल्फ फंडेड है स्टार्टअप सारा? हम लोगों ने 16, 17, 18 में मुंबई एंजल से पैसे रेज किए थे। ओके। हर मैंने कभी 3 करोड़, कभी 3.25 करोड़, तो टोटल हमने 11.25 करोड़ 10.75 करोड़ रेज किया आज तक। 2018 से हमने पैसे रेज नहीं किए हैं। ओके। और आज हम लोग 174 करोड़ के ARR पे हैं। तो आगे का पाथ क्या देख रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जिस मोटिव से इसको स्टार्ट किया था उतना एक्सपेंड कर चुके हैं, या अभी भी आपको कुछ लगता है इसमें कुछ बाकी है अभी? नहीं, अभी तो हमें रोज़ सच में लगता है कि डे ज़ीरो ही है। बिकॉज ये प्रॉब्लम पहले अपनी प्रॉब्लम थी, फिर कुछ लोगों की बनी, फिर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये हमें दिख रहा था कि इतने बड़े देश की यंगेस्ट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ये, और किसी न किसी दिन राइज कर जाएगी। आज आप देखें युवा देश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट सारे खिताब मिले हुए हमें, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये युवा देश बीमार है? नहीं, अभी एक्चुअली बीमार हुआ नहीं है, क्योंकि 60% देश हमारा 35 के से छोटा है, तो अभी ये लोग बीमार नहीं हुए हैं। जो आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले लोग हैं वो अभी बीमार नहीं हुए हैं। अगर वो बीमार हो गए तो आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनते, क्योंकि बीमार लोग आईफोन नहीं खरीदते, बीमार लोग दवाई खरीदते हैं। बिल्कुल। दवाई खरीदने पे जीडीपी नहीं खड़ी होती, कंजम्पशन ड्राइव करता है जीडीपी को। बिल्कुल। तो अगर ये लोग बीमार हो गए तो ये होगा नहीं। ये चीज़ हम समझने लगे थे। तो फिर हम लोग सरकार के साथ हमने कुछ नीतियों में संशोधन किया,
और हमारी जर्नी में ना ऐसे बहुत सारे पढ़ा हुआ है। तो पहले 2018 में सरकार ने बोल दिया कि जिम ना, जब जीएसटी लागू किया तो बोल दिया कि जिम लग्जरी है क्योंकि उसमें एसी लगा है, तो 28% लगा दिया। तो सरकार को हमने तब रिप्रेजेंटेशन डालना शुरू किया कि भाई जिम तो एक नेसेसिटी है, जिम तो आपके लोगों को सेहतमंद रखेगा, तब तो वो जाके आगे करेंगे। तो लड़ झगड़ के हमने उसको 18% करवाया। तो ऐसे ही हम लोग लगे रहे। तो हमें था कि कैसे फिटनेस को टैक्स सेविंग के अंदर लाए और कैसे उसको एक्सेसिबल बनाए। तो बहुत रिसर्च किया तो हमें समझ आया ना कि आप देखते हो डायग्नोस्टिक कंपनीज है जिनमें आप खून देते हो, बहुत कम लोग ना शौक से खून देते हैं। बिल्कुल है, बट इंश्योरेंस में मैंडेटरी कर दिया कि खून देना है आपको, ठीक है, बिल्कुल है। प्री पॉलिसी चेकअप और ये कर दिया, मैंडेटरी हाँ। कर दिया। तो सडनली ये कंपनियां धड़ से खड़ी हो गई क्योंकि आपको इंश्योरेंस कराना है तो आपको। तो हमें लगा यार हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं लेकिन उसमें हेल्थ के लिए तो कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें मिलता है कि अस्पताल में जो खर्चा लगा उसका मुआवजा हो सकता है, उसके बाद आप हेल्दी रहो नहीं रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ हम लेके गए भारत सरकार के पास कि ये आपका युवा देश है, आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% है, पिछले 10 साल से 4% है। तो कुछ कुछ कड़ा लिखा हमने कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी के बाद तीसरा शब्द है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में तो आप फेल हो गए हो क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रहा। आपकी औसत उम्र जो लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं वो है 36 साल। देश का 60% आबादी है बिलो 35। तो कौन खरीद रहा है आपको? वो खरीद रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जिसको हम इंश्योरेंस में एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं। तो वो खरीद रहे हैं तो आपका क्लेम रेशियो पुअर आता है, तो आपके सारे इंश्योरेंस कंपनीज तकलीफ में है, तो हर साल आप प्राइस बढ़ा देते हो। प्रीमियम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन वेज तो वैसे बढ़ती नहीं है, लोगों की इनकम वैसे बढ़ नहीं रही, तो आप अनअफोर्डेबल हो जाते हो, तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा नहीं, आप डेवलप करोगे नहीं। दूसरा, आप इंश्योरेंस बेचते हो डरा के, रोड पे आ जाओगे, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और ये है युवा देश जो जिनके सपने हैं कि 2 बेडरूम से 4 बेडरूम जाएंगे, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर जाएंगे। तो यहाँ सपने बिकते हैं, यहाँ पे लोगों को आपको मजबूती देनी है। यहाँ आप डर बेच रहे हो, डर नहीं बिकता। आप उनको रास्ता दिखाओ कि वो आज से कल कैसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें देनी होंगी जिससे वो मजबूत बने। बिल्कुल। तब फिटनेस के लिए हमने प्रोपोजिशन डाला 2017 में, बहुत पायलट किए हमने सरकार के साथ। लेकिन कोविड आया तब आई थिंक लोगों की आंखें थोड़ी खुली। तब फर्क नहीं पड़ता था आप कितने ज्ञानी थे, आप कितने धनी थे, आप कितने अकम्पलिश थे, आपका क्या टाइटल था। डॉक्टर आपसे पूछते थे आपको कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब कि कोई ऐसी तकलीफ जिससे अगर ये है और साथ में कोविड हो गया तो आपका सर्वाइवल रेट। कोमॉर्बिडिटी ज़्यादातर प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीज थी, प्रिवेंटेबल, है ना, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सब था। तो ये किससे प्रिवेंट होता था? एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। बिल्कुल। इस समय जाके आई थिंक भारत सरकार को लगा कि हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है कि अगर ये लोग बीमार हो गए तो हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बड़ी नहीं है, तो इनको सेहतमंद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहेंगे तो अपने आप एडवांटेज रहेगी, बहुत सारा एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर बहुत चीज़ें प्लस ये। तो 4 सितंबर 2020, हम लोग मार्च 2020 में लॉकडाउन में गए। 4 सितंबर 2020 को नई नीति लागू हो गई। एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया IRDA ने कि एक्सेस टू फिटनेस सेंटर्स कवर करेगा इंश्योरेंस, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये फिटपास के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन हम लॉकडाउन में थे। तो हम लोग तो ऐसी चीज़ों पे हम लोग लगे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए कि पैसे नहीं थे इसलिए मैं फिट नहीं हो पाया, या एक्सेस नहीं था इसलिए हो नहीं पाया। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि लग्जरी और बस टॉप 10-12 शहरों के लिए। तो अभी करने को तो बहुत कुछ बचा है हमारे लिए। तो अभी क्या हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया? नहीं, काफ़ी बड़े हो गए। 54% मार्केट शेयर है आज हमारे पास, मतलब लगभग 11 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, तो काफ़ी आगे पहुंच गए। यस, बट जैसे मैंने बोला 140 करोड़ की आबादी है, तो अपने आप में ये बहुत चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा बिजनेस है जो हम लोग चले जाएंगे तो भी ये चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे देश प्रगति करेगा लोगों की सेहत इंपॉर्टेंट बनती चली जाएगी और बनती चली जाएगी, लॉन्जेविटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जनरेशनल बिजनेस होगा। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे, कोई IPO के लिए प्लान कर रहे हैं आप? IPO एट दिस स्टेज हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लग रहा है,
हमें लग रहा है कि जब हम थोड़े 350-400 करोड़ वाले रेंज में आ जाएंगे तब मे बी IPO का मुख्य कारण हमारे लिए होगा अनलॉकिंग एक्सेस टू परपेचुअल कैपिटल। तो क्योंकि हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अभी कैपिटल हमारे लिए चैलेंज नहीं है। एक और चीज़ हो सकती है IPO में कि हमारे इक्विटी वैल्यू शेयर प्राइस हो जाएगा, तो टैलेंट को ESOP पूल्स में अट्रैक्ट करना आसान रहेगा। बट लकीली हमारा बिजनेस ऐसा है और इतना इंट्यूटिव है, स्वाभाविक है कि बहुत लोग IIM IIT जितने लोग, सबको पता है, जो बच्चे निकल भी रहे हैं और जो थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो टैलेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अभी ऐसा कोई नीड नहीं है फॉर IPO। बट क्या हम एक IPOएबल बिजनेस है? 100%। तो अक्षय जी ये बताइए, आपकी टैगलाइन है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, तो ये कैसे डिराइव करी, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, और आप इसकी क्या एडवांटेज आपको गेन करी आपके स्टार्टअप ने? सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग हमारे लिए एक कॉल टू एक्शन है। ओके। और ये एक ये एक ऐसा मैसेज है जो हम चाहते हैं कि हर कान पे बहुत ज़ोर से पड़े और हर आदमी इसको एक सेकेंड रुक के सोचे, बिल्कुल, और अपने बारे में सोचे। तो ये एक्चुअली डेटा से आया। आप अपने आसपास देखेंगे, जिसमें बोला इंडिया मेहनती देश है, इंडिया में एवरेज आदमी 10 घंटे बैठता है। तो आपकी बॉडी मूव तो कर ही नहीं रही है। एंड आपकी बॉडी, आप माने ना माने, एवोल्यूशन ने आपकी बॉडी को मूवमेंट के लिए ही बनाया था। एवोल्यूशन में तो अभी आप एक फेज में जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत लाइफ कंफर्टेबल हो गई है तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस तरह डिज़ाइन नहीं है। आपकी बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन टू बी इनएक्टिव। WHO ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की कि बर्नआउट का सबसे बड़ा रीज़न है क्रॉनिक इनएक्टिविटी। क्योंकि आप इनएक्टिव हैं तो आपका बर्नआउट का चांसेस मैग्नीफाई हो जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए भी उन्होंने, कई लोगों ने पब्लिश किया, कई साइंटिफिक जर्नल्स में आया कि एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। छोटा वॉक भी कर सकता है। तो सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग एक हमारा वो क्लैरियन कॉल है कि सब लोग जागिए, स्पेशली कॉर्पोरेट इंडिया जागिए। बिकॉज इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे ना हम प्राइमरी इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर से सीधा टर्शरी पे आ गए, सर्विसेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा मेजर बिजनेसेस सर्विसेज, तो हमारे जो युवा वर्कफोर्स है सर्विस में तो बैठी ही हुई है, वो बैठी रह गई तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे। कॉर्पोरेट वेलनेस में जो चेंज आया है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या चेंज फील करते हैं? तो ये वर्कफोर्स आगे जाके दुनिया लीड करेगी एंड ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। यही वर्कफोर्स जो आज यंग इंडिया है, ये ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। पर ग्लोबल लीडर्स बनने के लिए इन लोगों को फिट और स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, AI बढ़ रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज है आपका, इज़ दी ओनली रियल एडवांटेज। बिल्कुल। तो ये सोच अब बड़े कंपनीज में और लीडर्स में आने लगी। लेकिन एक ऐसी लाइटर वे में बताता हूँ, मुझे लगता है ना कुछ CAs ने कुछ साल पहले कुछ गड़बड़ कर दी। क्योंकि उन्होंने बोला कि जब हम लोग एज अ कंपनी एक एसेट खरीदते हैं, ठीक है, चाहे मैं लैपटॉप खरीदूँ, चाहे मैं प्रिंटर खरीदूँ, वो एसेट है, तो उसमें शब्द यूज होता है इन्वेस्टमेंट। पर जब भी हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए कुछ करना है, तो उसको लोग बोलते हैं कि वो तो P&L आइटम है, वो तो कॉस्ट है, एक्सपेंस है। हाँ, उसको एसेट नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है माइंडसेट में वो है कि एम्प्लॉय इज़ एन एसेट, नॉट अ कॉस्ट। उसको ये वर्ड बोलना कि एम्प्लॉय के लिए कुछ करने में कुछ कॉस्ट क्या है से चेंज करा के बुलवाना है इन्वेस्टमेंट क्या है। और इन्वेस्टमेंट का ROI देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट तो आपको उसी साल हिट लेना होता है, तो आपका हर फीलिंग नेगेटिव होता है। इन्वेस्टमेंट में आप पेशेंट होते हैं, आप 3-4 साल के बाद ROI देखते हैं ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप प्लांट बढ़ा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप उसका 3-4 साल के बाद देखते हैं। तो वो माइंडसेट शिफ्ट करा रहे हैं हम लोग कि एम्प्लॉय इज़ योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड इनफैक्ट इस पर एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का स्टडी रिलीज़ हुआ कि एवरी $1 स्पेंट ऑन एम्प्लॉय फिटनेस $6 का रिटर्न देता है। तो हम कई CFO से पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कोई आपके पास ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो 6 टाइम्स रिटर्न देता है हर साल। तो लोगों को लगता है नहीं, बड़ा रिस्की होगा ना, कुछ मैंने हो सकता है बिटकॉइन हो या कुछ हो, कोई रिस्की चीज़ होगा। और जब उनको हम ये स्टडी दिखाते हैं कि ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं और वो कैसे होता है, पहले जो स्टडी हुई उसमें चाहे एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंपनी में, चाहे कंस्ट्रक्शन में, चाहे माइनिंग में, चाहे बैंकिंग में, अक्रॉस
द हॉरिजॉन्टल, ये रिजल्ट आया। ये बात ठीक है, क्योंकि दवाई भी ऐसी होती है, दवाई को थोड़ी फर्क पड़ता है आपका ट्रेड क्या है। आपको बुखार होता है, सब वही पैरासीटामोल खाते हैं। तो आप डज नॉट मैटर कि आपका स्किल क्या है, एक्सरसाइज का वही रिजल्ट आता है आपकी बॉडी पे। ये चीज़ जब लोग समझने लगे, तो अब ये जब फीलिंग आने लगी कि एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है, तब कॉर्पोरेट वेलनेस अब पीक होने लगा है। पहले कॉर्पोरेट वेलनेस एक टिक बॉक्स आइटम होता था कि एक वेबिनार करा दो जी, एक सेमिनार करा दो, एक योगा डे है, एक योगा क्लास करा दो, जिसमें अगर आपकी 2000 की वर्कफोर्स है तो 20 लोग आते थे। अब भी लोग समझ लगे कि हम जैसे प्रोग्राम्स है, फिटपास जैसे, जो पर्सनलाइज करते हैं, हर व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, उनके अनुकूल कर सकते हैं, योर फिटनेस योर वे के तरीके से कर सकते हैं। तब अब हम लोग 17 लाख एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं इंडिया में। 17 लाख बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर कोविड के पहले नामुमकिन सा लगता था, और अब हमें लगता है कि इस साल 17 लाख की हैं, अगले साल हम 50 लाख एम्प्लॉयज़ तक पहुँचेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि ये लोग फिट और स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि कल को ये ग्लोबल लीडर्स बन सकें। लेकिन मैं बता दूं, ये चेंज आना काफ़ी टाइम से शुरू हो गया है। मैं वैल्यूएशन में डील करता हूं, तो लोगों की टीम की स्ट्रेंथ को भी हम वैल्यू असाइन करते हैं। और जब भी कोई बिजनेस टेक ओवर होता है, मर्ज होता है, या कुछ ऐसे कंसोलिडेशंस होते हैं, तो उसमें ये भी एक मेजर फैक्टर रहता है। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि लोग एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट नहीं देखते और अब एज एन एसेट देखते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ही आपके सबसे बड़ा एसेट है। और एंड द कंपनी आर पेइंग फॉर दैट एसेट एज वेल एज। दे मस्ट, कुछ उन्हीं का विजन है जो ड्राइव करेगा, और उन्हीं की एग्जीक्यूशन एबिलिटी है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जनरली जो फिटनेस के लिए ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो फिटनेस फ्रीक से उनको प्रोनाउंस करते हैं हम। लेकिन आपका मैंने चेक किया, आप फिटस्टर के एक वर्ड यूज करते हैं अपनी हर जगह पे, तो उसका क्या मीनिंग है, क्या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को? हाँ, फिटस्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और जो रेवोल्यूशन हम ड्राइव करना चाहते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे फूडी एक वर्ड है, बहुत कॉमन है, हर आदमी अपने आप को फूडी आइडेंटिफाई करता है। एंड फूडी कोई भी हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है, शाकाहारी हो सकता है, वीगन हो सकता है, थर्सडे को व्रत रख सकता है, कुछ भी। एंड हो सकता है हफ्ते में एक दिन बाहर खाना खाता हो, या महीने में 2 बार बाहर, उसका कुछ भी, या रोज़ खाता हो, या रोज़ घर मंगाता हो। हर आदमी अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है, लेकिन अपने आप को फूडी बोलता है। तो उसका कोर प्रिंसिपल है समबडी हु अप्रिशिएट्स फूड, वो फूडी हो गया। तो फिटनेस फ्रीक इतना नेगेटिव वर्ड था कि हमें एक पॉजिटिव वर्ड लाने की ज़रूरत थी, जो उन लोगों के लिए जो फिटनेस की इम्पोर्टेंस समझते हैं और अपने तरीके से, अपने टर्म्स से फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। वो वर्ड है फिटस्टर। फिटस्टर एक ऐसा आदमी है, ऐसी महिला है, मैंने ऐसा इंडिविजुअल है जो रोज़ कुछ ना कुछ करता है अपने फिटनेस के लिए। वो नेसेसरली ये नहीं मतलब है कि रोज़ जिम जाके वर्कआउट करते हैं, बट शायद अच्छा खाते हैं, चाहे अच्छे से सोते हैं, चाहे 10 कदम अपनी गाड़ी थोड़ी दूर लगाते हैं तो पैदल थोड़ा लंबा चलते हैं, या वॉक करते हैं, या जाके एक्सरसाइज करते हैं। ये आदमी फिटस्टर है जो रोज़ फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना रहा है। आप बता रहे थे कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो एक तो ये बताइए आप किस तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीज़ें आप देखते हैं? मुझे अच्छा लगता है जब लोग किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। इंडिया एक ऐसे प्रेसिपिस पे है जहाँ पे ना हम लोग सब चाहते हैं सुपर पावर बनना, बट उसके साथ साथ सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई सारे इंडिसेस हैं। तो जो भी स्टार्टअप या जो भी एंटरप्रेन्योर्स फोकस्ड हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में, वो सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। तो उसमें ऑब्वियसली हेल्थ भी आ जाता है, फिटनेस भी आ जाता है, साइमल्टेनियसली कुछ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट वाले आ जाते हैं स्टार्टअप्स, जैसे कि बायोफ्यूल हो गया। सिमिलरली आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले आ जाते हैं। तो एट द बेस ऑफ इट मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज का अपलिफ्टमेंट हो, ये मेरा कोर वैल्यू सिस्टम है। ठीक है। तो कुछ भी जो कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वो मुझे पसंद आता है। और उसके बाद तो जो बाकी बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे जनरली पसंद है लोग जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, जो ये बात समझते हो कि परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जुझारू होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं UBS इन्वेस्टमेंट लंदन में काम करता था, तो 2 सीख मिली थी मुझे, 3 सीख। नंबर 1, बिजनेस का नंबर 1 रूल होता है कैश इज़ किंग।
ठीक है। बाकी सब चोचलापन है कि कितनी फंडिंग है, कितना क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, कहाँ से लिखे हो, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। क्या आपका बिजनेस कैश क्रिएट करेगा या नहीं, ये नंबर 1, कैश इज किंग। नंबर 2 ये था, आपका योर पास्ट एक्सपीरियंस डज नॉट डिटर्मिन वेयर यू विल गो। आप कहाँ से आए, कहाँ तक पहुँचे, इसका आगे जाने पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये माइंड में मेरे क्लियर है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि जब हम यूबीएस में रिक्रूट करते थे तो इन्वेस्टमेंट बैंक है, बिल्कुल। तो नॉर्मल आदमी बोलेगा फाइनेंस पढ़ा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए। हमें सिखाया जाता था चाहे वो म्यूज़िक पढ़े, चाहे वो इंग्लिश पढ़े, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़े, आपको ये चेक करना है कि जो भी उसका इंटरेस्ट था क्या उसमें उसने एक्सेल किया कि नहीं। तो अगर म्यूज़िक इंटरेस्ट था उनका तो क्या उस कैंडिडेट ने म्यूज़िक में एक्सेलेंस पाई। अगर उसने बोला है कि मेरा हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन, तो कितना डीपली वो जानते हैं स्टैम्प कलेक्शन के बारे में। तो ये समझना कि जिस चीज़ को वो पिकअप करते हैं क्या उसमें वो एक्सेलेंस की तरफ जाते हैं और कितना दूर तक जाते हैं। तो जब ये फाउंडर्स आके स्टार्टअप पिक कर रहे हैं तो क्या उनमें पास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ एक्सेलेंस, एंड वो उनके किसी चोजन, वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे पिताजी ने बोला ये पढ़ने के लिए तो मैंने पढ़ाई कर ली। वो ये नहीं बोल सकते मतलब मुझे ऐसा, फिर मुझे लगता है कि फिर एक्सेलेंस नहीं परस्यू करते। या हाँ थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, मेरा मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट है, तो या तो आपको सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आप बहुत कुछ जानते हैं तब तो एक्सेलेंस का परसूट होना चाहिए। एंड तीसरा सीख था ना कि बहुत इजी है कोई भी बिजनेस लेना सामने और बोलना कि 10 रीज़न क्यों फेल करेगा, सबको आता है। बिल्कुल। और जब भी कोई फाउंडर आपके सामने आएंगे उनका वो तो कुछ ऐसी बात कर रहे होंगे जो अभी दुनिया में बना ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या मुझ में ये काबिलियत है कि मैं 3 रीज़न आइडेंटिफाई कर सकता हूँ खुद क्यों ये सक्सीड करेंगे और क्यों ये बिजनेस सक्सीड करेगा। तो 3 रीज़न बिजनेस सक्सीड करने के, 3 रीज़न यही फाउंडर सक्सीड करने के। अगर ये हो जाता है तो मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ ईगर हो जाता हूँ। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के भी आ रहे हैं, कुछ लोग बाय एकेडमिक्स के बाद भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, किस स्टेज पे उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या उनका व्यू ऑफ पॉइंट होना चाहिए? अगर आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो किसी ऐसे इंडस्ट्री या ऐसे सेक्टर को चुन रहे हैं जिसमें आप फर्स्ट हैं या आपका विजन इतना बड़ा है कि अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, तो आपको 2-3 चीज़ों के लिए एकदम रेडी रहना पड़ेगा। एक है परसिवियरेंस, आपको डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना जो डट जाता है वही जीतता है। और डटना आसान चीज़ नहीं है क्योंकि आपको आंधी तूफान हर चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो आप डटेंगे तब जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम होगा, एटलीस्ट इमोशनल, कि आपके पास एक अच्छा को फाउंडर है। दूसरा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, जो बहुत मेहनत लगता है करने में, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत हाई है। जब आप फेल करते हैं तो बहुत लोग आपको रिमाइंडर देने आते हैं कि आप फेल हो गए। उन सब से आपको लड़ाई करनी है और अपने आप को वापस पॉजिटिव करना है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक लीडर भी हैं, तो आपकी टीम जब डर जाती है या सहम जाती है तो वो आप ही को देखती है। तो आपके पास वो चॉइस नहीं है टू लूज़ और टू बी सो वल्नरेबल कि आपकी टीम डिमोटिवेट हो जाए या आपके अराउंड। तो आपके माइंड में उतनी पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी जो ट्रेनिंग से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से, सेल्फ लव से, बहुत चीज़ों से आती है। एंड थर्ड इज़ परसूट ऑफ एक्सेलेंस। आप किसी भी दिन कंप्लेसेंट हो गए कि यू नो बेटर, या आपको टीम से ज़्यादा आता है, या आप कस्टमर की नीड कस्टमर से ज़्यादा समझते हो, या आप अपने पार्टनर की नीड पार्टनर से ज़्यादा, आप ही सबसे समझदार हो। जिस दिन ये फीलिंग आ गई आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए एंड दोबारा अपने आप को रीबैलेंस करना चाहिए। बिकॉज ये आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो कभी कभी सक्सेस सर चढ़ जाता है एंड उस समय आपकी गलतियाँ होती हैं। एंड अगर आपको बड़ा बिजनेस बनना है और ऐसा बिजनेस बनना है जो आपसे लंबा चले, अच्छा बिजनेस तो वही है जो आपसे लंबा चले, बिल्कुल, तो आपको बहुत मोमेंट्स आएंगे ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो आपको वो हमेशा करते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल एंड लर्न।
एंड जो ये अभी आपने पूछा था कि थोड़ा ग्लैमराइज हो रहा है स्टार्टअप्स, एकदम ग्लैमराइज हो रहे हैं स्टार्टअप्स, बट आई थिंक गलत मेट्रिक्स ग्लैमराइज हो रहे हैं। वैनिटी मेट्रिक्स आज भी ग्लैमराइज हो रहे हैं, जबकि बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि ओहो आर वी लुकिंग एट द रॉन्ग मेट्रिक्स, कि फंडिंग कितनी उठा ली। एब्सोल्युटली, बिकॉज जितने भी आज आप बिजनेसेस को विद एस्पिरेशन देखते हैं, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो जो भी बड़ा बिजनेस है आज, वो फंडिंग पे नहीं बने थे, बिल्कुल वो कोर फंडामेंटल पे बने थे। तो आप उन चीज़ों पे अगर मीडिया भी बात करें, और जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं सबको पता है, अगर संसाधन कम है, बेसिक बिजनेस होता है हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। सबके पास कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होगा। तो हाउ यू एलोकेट रिसोर्सेज इज बिजनेस, एंड हाउ मच रिसोर्स यू हैव एक्सेस टू इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस अच्छा करेंगे तो रिसोर्स मिलेगा। तो आप जब सक्सेसफुल होते जाएंगे, क्योंकि आप फंडामेंटल चीज़ें सही कर रहे हैं, तब रिसोर्स आता जाएगा। तो रिसोर्स नहीं चेंज करना है, फंडामेंटल चेंज करना है। फंडामेंटल सॉल्व कर लोगे तो रिसोर्स तो खुद खोज रहा है, अच्छे धंधा, अच्छा बिजनेस जिसको वो रिसोर्स दे। तो इसमें ये भी बताइए, आजकल हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स ना फंडिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं, आपने भी एग्जांपल दिया है। तो स्टार्टअप को मतलब ये कब कैसे डिसाइड करे कि भी उसको फंडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फंडिंग में जाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और कहीं ना कहीं आप जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होता है, क्या एक्सपेक्ट करता है कि आफ्टर द इन्वेस्टमेंट क्या फीडबैक उसका इन्वेस्टर की तरफ रहना चाहिए? तो स्टार्टअप्स फंडिंग चेस करते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ बिजनेस आपको रिसोर्स चाहिए, तो आपको बिल्कुल चाहिए। किस स्टेज पे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरह के लोग हो सकते हैं, तीन तरह के। एक है जिनको आसान लाइफस्टाइल पसंद है, जो स्टार्टअप बनाएंगे ही तब जब रिसोर्स मिल गया तब उनको, तो उनसे मुझे कभी पूछना पड़ता है कि आपको अच्छा ऑफिस पसंद है या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो ज़्यादा पसंद है। बिकॉज आपका कमिटमेंट कहाँ है। अगर प्रॉब्लम पे है तो सही में बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि न गुड़गांव के स्वैंकी ऑफिस है या किसी छोटे जगह में ऑफिस है, बिकॉज आप वहाँ पहुँच तो जाओगे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो। बिल्कुल। तो एक तो ये समझना ज़रूरी होता है कि आप फंडिंग चाहिए क्यों कर रहे हो। सेकंड है कि हमने पूछा किसको जाना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको जाना चाहिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर और फाउंडर ही बेस्ट समझता है कि उसका विजन क्या है और कितना रिसोर्स उसको चाहिए। अब रिसोर्स चाहिए उसको एक्सपेंशन के लिए या टैलेंट के लिए, बहुत सारे रीजंस हैं क्यों रिसोर्स चाहिए और क्यों कैपिटल चाहिए। तो इसके लिए तो आई थिंक बेस्ट जज एंटरप्रेन्योर ही है, ठीक है, खुद ही, कि उसको कब कैपिटल चाहिए, कितना, किस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। आई थिंक इंडिया में बहुत इलिक्विड है वीसी का स्पेस, बिल्कुल, मतलब 1 दर्जन वीसी होंगे, बिल्कुल, ठीक है। ये लिक्विड मार्केट नहीं है, और उनमें एक नोशन है, मुझे भी लगता है ये बात, कि एक IIT IIM के लिए प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस देते हैं उन्हें, ठीक है, वो देते हैं। मैं IIT IIM से नहीं हूँ, मैं तो स्टीवंस ऑक्सफोर्ड कोलंबिया हूँ। तो मुझे याद है एक तो पहले एंजल राउंड में मुझे बोला गया था ज़्यादा पढ़ लिख लिया है लड़का। तो ऐसा भी तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए तो बहुत लोगों का उनका अपना रवैया है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में आपको 3000 से ज़्यादा VCs होंगे, तो डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट है, वो इंडिया में नहीं है। थोड़ा लिक्विड मार्केट, लोग आपस में बात करके लगाते हैं, थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी भी है, और इतने बड़े एग्जिट्स अभी इन्होंने देखे ही नहीं है। एंड ऑपरेटर्स नहीं बने हैं VC अभी। जो लोग स्मार्ट लोग हैं, एक्सेल अच्छा जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो लोग हैं VC कम्युनिटी में। बट जिन्होंने धंधा बनाया, एग्जिट लिया, तब VC बने, ये तो बहुत कम लोग हैं। जो कि वेस्ट में आप सेकंड जनरेशन ऑफ VC या थर्ड जनरेशन ऑफ VC पे हो, जहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिनको जर्नी पता है, तकलीफ़ें पता है, क्या क्या ज़रूरत है, उसके बाद वो बने हैं VC। यहाँ पे तो क्योंकि आप अच्छे से पढ़े लिखे तो VC बन गए, हाँ, बस वो पढ़े लिखे और लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, सेल्फ फंडिंग कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने धंधा चलाया नहीं है, बिजनेस चलाया नहीं है, वो आपको एडवाइस देंगे थोड़ा। तो जब आप रेज कर रहे हो, आपको सच में समझना चाहिए कि आप किससे रेस कर रहे हो और किसको अपने कैप टेबल पे ला रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपको सही सलाह सही समय पे नहीं मिले, बट अगर गलत सलाह मिल गई तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो केवल ग्लैमर नहीं देखना है, बिकॉज आप बिजनेस बना रहे हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जिसको फाउंडर्स बहुत बार बोलते हैं इट इज़ माई बेबी। तो आप बेबी को किस टीचर के हवाले कर रहे हो या किस केयरटेकर के हवाले, आप कितना सोचते हो, क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, इतना सोचते हो। तो उतना सोचना पड़ेगा बिफोर यू ब्रिंग समबडी इनटू योर कैप टेबल।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के गेस्ट अक्षय जी, जिनकी जर्नी एक छोटे से टाउन से शुरू होती है, इंडिया से बाहर जाते हैं और वापसी इंडिया में आते हैं और एक फिटनेस से रिलेटेड अपना स्टार्टअप एस्टेब्लिश करते हैं। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था और उसको बहुत बढ़िया से ग्रो किया और प्रॉफिटेबल है। इनके स्टार्टअप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपनी स्टार्टअप में इनके प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को विराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।